चीन जो इतना चौधरी बनता है, ये मालदीव्स में ये कर दिया, अफ्रीका में इतना ये कर दिया, पाकिस्तान में ये कर दिया, श्रीलंका में हनुमान टोटा पोर्ट है, मलाका स्ट्रेट्स में ये ड्रामा चल रहा है उनका, साउथ चाइना सी इधर आंखें दिखा रहा है जापान को, ऑस्ट्रेलिया से तू मैं चल रही है, दुनिया भर में चीन की जो चौधराहट चल रही है ये कम कैसे होगी? ये कम तब होगी, ये कम खत्म, मैं कह रहा हूं कम भी नहीं, ये खत्म तब होगी जब चीन के अंदर छोटी छोटी आग लगेंगी। पाकिस्तान को छोड़िए, उसको डब्बा केस है, इट्स अ बास्केट केस, वो खुद इंप्लोड कर जाएगा। चीन के अंदर इतने हांगकांग पैदा कर दो। जब मैं हांगकांग कहता हूं, हांगकांग से मेरा मतलब क्या है? हांगकांग से मेरा मतलब यह है कि वहां पे फसाद चल रहे हैं। उस वक्त भी जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने यही बात बोली थी कि ध्यान रखना मेरी बात का, कई सालों के बाद तुम्हें मेरी बात का ध्यान आएगा और तुम याद करोगे मेरी बात कि चाइना इज द रियल थ्रेट। आधी अधूरी, जिसको कहते हैं सवा पौना, ऐसी डेमोक्रेसी पाकिस्तान ने भी देखी, लेकिन चीन ने एक दिन डेमोक्रेसी का नहीं देखा। चाइना में एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है और इंडिया को इस फॉल्ट लाइन का फायदा उठाना चाहिए, उठाना पड़ेगा। ये मुल्क कैसे सुपर पावर बनेगा अगर हर 2.5-3 महीने में यहां पे चुनाव हो रहा है? यहां पे 24 घंटे एक मेले की तरह चुनाव ही होते रहते हैं यहां पे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि चुनाव खत्म करिए, ये नहीं कह रहा, चुनाव बिल्कुल होने चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार चुनाव हो और फिर 5 साल के लिए छुट्टी या 4 साल के लिए छुट्टी? इनके पास एटम बम है, अकल 2 रुपए की नहीं है, ठीक है, और गुर्दा तो चवन्नी का नहीं है इनके पास, लेकिन मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं पाकिस्तानी। चीन ने पाकिस्तान में बलूचिस्तान में एक शराब की फैक्ट्री खोल दी, इस्लामिक रिपब्लिक के बीच में, और चीन ने बोला सब शराब पियो, मस्त रहो, शराब पियो, मस्त रहो, हाका नूडल खाओ, क्या फर्क पड़ता है। और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने बोला कि बिल्कुल एकदम डन, आप चाइनीज हैं साहब, बिस्मिल्लाह करिए आप। विंटर ओलंपिक गेम्स चाइना में, दुनिया भर में प्रोटेस्ट हैं इसके खिलाफ। जितने भी चाइनीज एम्बेसीज हैं दुनिया भर में, उनके सामने झंडा लेके, अलग अलग, भारतीय नहीं, पूरे दुनिया में लोग उनके सामने पहुंचे और उनको बोलो कि तुम छोड़ो, तुमने 15 लाख मुसलमानों को जेल में क्यों डाला है, क्यों डाला है उनको जेल में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार। आज एक टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा जो कि काफी चर्चा में है, लेकिन अलग तरीके से बात करूंगा, थोड़ा सा समझा के आपको। दोस्तों, पाकिस्तान से दुश्मनी हमारी जो है वो 72-73 साल पुरानी है और आगे भी चलेगी। पाकिस्तान ने काम भी ऐसे करे हैं, 4 लड़ाइयाँ हुई हैं, पुलवामा हुआ है, उड़ी हुआ है, हमारा 26/11 हुआ है बम्बई में, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट, और कितने हजार दीगर टेररिस्ट अटैक्स इंडिया में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हैं। तो वो चीज़ अपनी जगह है और वो चीज़ रहेगी ज़िंदगी भर। इसके अलावा थोड़ा सा नज़र हम चीन की ओर ले चलते हैं, चाइना की ओर। दोस्तों 1998 शायद 97 था, 98 था, 97-98 का साल था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मुझे याद है कि जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे भारत के डिफेंस मिनिस्टर, और जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने उस वक्त बोला था कि द रियल थ्रेट इज़ चाइना, नॉट पाकिस्तान। और बहुत लोगों ने बोला आदमी पागल है, इस आदमी को अकल नहीं है, चाइना के साथ हमारी जंग थोड़ा ना हुई है, कोई 62 की हुई थी, 67 में एक छोटा सा स्कर्मिश हुआ था नाथुला पे। चाइना तो टेररिज्म भी नहीं फैला रहा, चाइना तो कुछ भी नहीं कर रहा, चाइना पाकिस्तान से बड़ी थ्रेट कैसे हो सकता है? लोगों को बात समझ में नहीं आई। और उसके बाद 1-2 साल के बाद हो गया कारगिल। जब कारगिल हो गया तो लोगों ने और फिर डिस्क्रेडिट करा जॉर्ज फर्नांडिस को, बोला कि साहब आप तो बड़ा कह रहे थे चाइना थ्रेट है, ये थ्रेट है, वो थ्रेट है, लेकिन अब फिर देखिए कारगिल के अंदर कौन आया? पाकिस्तानी आए ना। तो आप झूठ बोल रहे हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं है। उस वक्त भी जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने यही बात बोली थी कि ध्यान रखना मेरी बात का, कई सालों के बाद तुम्हें मेरी बात का ध्यान आएगा और तुम याद करोगे मेरी बात कि चाइना इज द रियल थ्रेट। आज हम जॉर्ज फर्नांडिस जी को याद करते हैं। एक विजनरी थे, एक बहुत ज़बरदस्त लीडर थे, और इंडियन आर्मी में जहाँ पे पॉलिटिशियंस को ज़्यादातर, नेताओं को ज़्यादातर इतना, जिसको कहते हैं कि वो टच में नहीं रहते, फौजी दूर रहते हैं, कंटोनमेंट में रहते हैं, तो दूर रहते हैं नेताओं से या पॉलिटिक्स से। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस साहब की बहुत इज्जत थी इंडियन आर्मी में, आज भी है। दे रियली लुक अप टू हिम एज समबडी हु ट्राइड टू डू समथिंग जेन्युइनली फॉर द आर्मी।
खैर, आई एम डाइग्रेसिंग, तो मैं वापस ट्रैक पे आता हूं ये बताने के लिए आपको कि साहब चीन के साथ हुआ क्या है। जब से ये डोकलाम 2 साल पहले डोकलाम की बात हुई थी, फिर उसके पहले ये पूरा जो सिलसिला अभी ईस्ट लद्दाख में हुआ है, इसके बाद एक थिंकिंग तो क्लियर आ गई है इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में कि देखिए पाकिस्तान इज अ बास्केट केस, पाकिस्तान वैसे ही खत्म है। अब पाकिस्तान लोन क्यों ले रहा है? क्योंकि जो कर्ज लिया था उसके ऊपर जो सूद देना था, सूद देने के पैसे नहीं है, तो उसके लिए दोबारा कर्ज ले रहा है और उस कर्ज से सिर्फ सूद वापस करेगा। तो ये पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि एक डिवीजन को मोबिलाइज कर दे। तो लड़ाई लड़ना तो बहुत दूर की बात है, इसलिए आतंकी का सहारा ले रहा है। लेकिन चीन जो है, चीन के बारे में हमें दोस्तों कुछ समझना पड़ेगा। वो बात है, मैं कोशिश करूंगा आपको आसान लफ्जों में समझाऊं कि चीन क्यों इतना बड़ा खतरा है। एक, चीन की 14-15 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की इकोनॉमी है। चीन एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है। 22 से लेकर 23 दीगर मुल्कों के साथ उसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। हाल ही में कुछ 6-8 महीने पहले उसने बोल दिया था कि व्लादिवोस्टॉक, जो कि रशिया का एक पोर्ट सिटी है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो भी चीन का हिस्सा है। तो चीन ऐसे काम करते रहता है। अब क्या चीन के साथ मामलात हमारे नॉर्मल रहेंगे? देखिए, जहां तक हम ट्रेड की बात करते हैं, कई लोग कहते हैं साहब चाइनीज गुड्स को आप बॉयकॉट करिए। मैं भी मानता हूं कि हमें बहिष्कार करना चाहिए चीनी सामान का, लेकिन हम लोग सिग्नेटरीज हैं WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सिग्नेटरीज हैं। पिछली गवर्नमेंट्स ने कुछ डील साइन करी हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ना भी हुआ तो अगर हम कहते हैं कोई अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, कोई अकॉर्ड पे सिग्नेटरीज हैं, और एक वर्ल्ड ऑर्डर एक तहत उसके चलता है। आप ये नहीं कह सकते कि कल से चीनी सामान इंडिया के अंदर नहीं आएगा। आपके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर 10,000 केस हो जाएंगे। आप कह नहीं सकते, क्योंकि आपने कुछ साइन कर रखा है चाइना के साथ। तो पूरी दुनिया ने, दुनिया की जो ट्रेड है वो एक प्लेटफॉर्म पे चलती है। लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे चीन पर एक इनडायरेक्ट हमला हो। और वो कैसे करना है? सबसे पहले यह कि अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सामान हो, अगर आपको उसका ऑल्टरनेटिव मिलता है जो नॉन चाइनीज है, तो आप उसको प्रेफर करें। एप्पल के फोन्स, मैं फोन, क्योंकि फोन हम सब लोग यूज करते हैं, एप्पल के फोन्स इंडिया में बनने लगे हैं। लोगों का यह कहना है कि 15 से लेकर 30% जो लोकल फोन्स हैं वो ज़्यादा चीप हैं बनस्पतों ने एप्पल के फोन्स के जो बाहर से आते हैं। सैमसंग की सबसे बड़ी फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में है वर्ल्ड वाइड। सैमसंग साउथ कोरियन कंपनी है, आप सैमसंग का फ़ोन ले सकते हैं। माइक्रोमैक्स है। मैं किसी ब्रांड की वो यहाँ पे पैरवी करने नहीं आया, आपको ये बोलने नहीं आया कि वो खरीदिए, ये खरीदिए, फलाना। आप कुछ भी खरीदिए, आपकी मर्जी। आप कोशिश करिए कि आप वो खरीदें जो कि चाइनीज़ प्रोडक्ट ना हो। पहली चीज़ ये है। कपड़ों में भी आप देखिए, जब आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, इतना खूबसूरत कपड़ा भारत में बनता है, बांग्लादेश में बनता है, थाईलैंड में बनता है, वियतनाम में बनता है। दुनिया भर की जो खास तौर से एशियन कंट्रीज़ में बहुत अच्छा चीज़ें बनती हैं। तो वाई शुड यू बाय अ प्रोडक्ट दैट इज़ फ्रॉम चाइना? आप इस तरीके से धीरे धीरे चाइनीज़ प्रोडक्ट से अपने आप को दूर लेकर आइए। देखिए, आप जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को कम इस्तेमाल करेंगे तो सरकार तो इंपोर्ट नहीं करती ना वहां से। सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी थोड़ा ना कहते हैं कि आज इतनी कमीजें चाइना से आएंगी। मोदी जी ये नहीं कहते। वो तो एक रूल फ्रेम्ड है। इंपोर्टर तो कोई नॉर्मल आदमी है, कोई बिजनेसमैन है जो चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। जिस दिन आप खरीदना कम कर देंगे, मैं बंद नहीं बोल रहा क्योंकि ये सब चीजें ओवरनाइट कभी नहीं होती कि चलो कल से कोई चीनी सामान नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। आपकी इकोनॉमीज इंटरट्वाइंड हैं ऐसी। आपका $100 बिलियन का तकरीबन सालाना ट्रेड है, तो किसी का भी ये कहना कि अचानक ओवरनाइट हम चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। और अगर हम प्रैक्टिकली सोचें, फिर धीरे धीरे वो कदम हम ले सकते हैं जिससे कि हमारे देश को, हमारे मुल्क को फायदा हो। तो उसमें दोस्तों, जैसे कि आपने कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, आप चाहते हैं कि आप नॉन चाइनीज़ लें, राइट? जैसे घड़ी ले लीजिए, उदाहरण के लिए घड़ी पहना हूं मैं। आपने बोला कि हम नॉन चाइनीज़ घड़ी लेंगे, तो वहां से जो इंपोर्ट होना, जो बिजनेसमैन उसको इंपोर्ट कर रहा है चाइना से और इंडिया में बेच रहा है, वो इंपोर्ट अपने वहां से कम कर देगा, 10%, 20% कम कर देगा, क्योंकि इसकी यहाँ पे इंडिया में बिक्री कम हो रही है। ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये तो नहीं कहती ना कि 10 लाख घड़ियां हर महीने भारत आएंगी चाइना से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मैंडेट नहीं करती है। ये तो जो बिजनेसमैन है जो इंपोर्ट कर रहा है, वही इस चीज़ पर फोकस करेगा कि मेरा कितना माल बिक रहा है।
अगर वो माल का इंडिया में डिमांड ही कम हो जाए तो उसका इंपोर्ट अपने आप कम हो जाएगा। ये हमारे हाथ में है। हर चीज़ हम लोग सरकार के ऊपर न डालें कि सरकार क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं। सरकार तो करेगी नहीं करेगी, सरकार की मर्जी। हम सरकार के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं और डालना भी चाहिए, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अपने गिरेबान में भी झांक कर देखें कि क्या सच है क्या झूठ है और हमें कहाँ जाना है। दूसरी चीज़ देखिए सब, मैं कई बार कह चुका हूँ, आज मैं दोबारा कहूँगा, बहुत ज़रूरी है कि चाइना के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसका फ़ायदा उठाया जाए। हर एक मुल्क के अंदर कुछ परेशानियां होती हैं, कोई ऐसा मुल्क नहीं जो अंदर से साफ है। हर एक मुल्क के अंदर कुछ परेशानियां हैं। चीन के अंदर क्या परेशानी है, इसको हम कहते हैं फॉल्ट लाइन्स। दरारें क्या हैं चीन के अंदर, दरारें क्या हैं, तो उन दरारों का फ़ायदा उठाया जाए। चीन में डेमोक्रेसी कोई बहुत बड़ी परेशानी, लोकतंत्र को एक बहुत बड़ी परेशानी माना गया है चीन में। चीनी समझते हैं कि ये कोई मानसिक परेशानी है। ये उनको डेमोक्रेसी समझ में नहीं आती चीनियों को, और ना कभी समझ में आई है। चाइना में कभी डेमोक्रेसी रही नहीं। पहले इनके एम्परर्स थे या जो भी थे, इनके राजे महाराजे थे, उसके बाद ये कम्युनिस्ट आ गए और फिर कम्युनिस्ट ने भी यही हाल करा उनका। तो चाइना ने, आप ये देखिए एक ऐसा मुल्क जिसने कभी डेमोक्रेसी नहीं देखी, पाकिस्तान ने फिर भी देखी है। मैं कह रहा हूं झूठी डेमोक्रेसी देखी है, आधी अधूरी, जिसको कहते हैं सवा पौना, ऐसी डेमोक्रेसी पाकिस्तान ने भी देखी है। लेकिन चीन ने एक दिन डेमोक्रेसी का नहीं देखा। 5000 साल पुराना मुल्क एक दिन डेमोक्रेसी नहीं देखी। डेमोक्रेसी आई भी खैर 100 साल पहले है, इस एरिया में हमारे 70-80 साल पहले आई है, लेकिन चीन ने एक दिन डेमोक्रेसी नहीं देखी। तो आप ऐसे मुल्क से चाहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक बात करे या लोकतंत्र के हिसाब से बात करे, वो कभी नहीं करेगा। उसको अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं इस फिलॉसफी की। तो चाइना के अंदर जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हैं, आपने हांगकांग में देखा क्या हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं किस तरीके से 1950s में जो टिबेटन्स ने झंडे उठाए थे चीन के खिलाफ, फालन गोंग मूवमेंट है, उसमें कितने लोग मारे गए। टाइनमेन स्क्वायर की बात हम लोग करते हैं 80s में, टाइनमेन स्क्वायर में क्या हुआ। ये सब जो चीजें आप देखेंगे, चाइना में एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है और इंडिया को इस फॉल्ट लाइन का फायदा उठाना चाहिए, उठाना पड़ेगा। क्यों? देखिए, जैसे भारत है, चाइना और पाकिस्तान हर वो चीज कर रहे हैं भारत के अंदर कि भारत एक महाशक्ति ना बने। कैसे भाई? कश्मीर में आपकी समस्या चल रही है तो वहां पे फौज लगी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लगी है, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सब लोग वहां पे लगे हुए हैं। आपका लाइन ऑफ कंट्रोल अभी हाल फिलहाल में ही तो हुआ है ना, ये सीज फायर का फिर पाकिस्तान उल्लंघन कर देगा। आपकी फौजें तो लगी ना वहां पे, तो आपकी फौजें लग गई लाइन ऑफ कंट्रोल मैनेज करने के लिए। अभी डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन क्या गारंटी है कि चीन अगले साल फिर नहीं आएगा, फिर से डोकलाम नहीं पहुंच जाएगा, फिर से गलवान नहीं पहुंच जाएगा? फिर आप क्या करेंगे? तो आपकी फौजें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी हैं, जो कि 3500 किलोमीटर लगभग है, 750 किलोमीटर आपका लगभग लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान वाला। तो अब दोस्तों एक बात समझिए कि आपका चीनी बॉर्डर एक्टिव है, आपका पाकिस्तान बॉर्डर एक्टिव है, आपका दिमाग उन दोनों जगह लगा हुआ है। यहां पे आपके 10 से ज्यादा स्टेट हैं जिनको हम रेड कॉरिडोर कहते हैं, यहां पे नक्सल प्रॉब्लम है। हाल फिलहाल में खबर आई थी 2-3 दिन पहले कि कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 या 4 हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हो गए वहां पे। तो आपको यह भी अंदर से प्रॉब्लम हो रही है। आप जानते हैं किस तरीके का प्रोपेगेंडा हमारे कुछ यूनिवर्सिटीज से बाहर आता है। हमारे सो कॉल्ड कोट अनकोट इंटेलेक्चुअल्स काम करते हैं देश के खिलाफ। इनको हम कहते हैं फिफ्थ कॉलमिस्ट्स, जो कि देश के अंदर रह के दीमक की तरह देश का जो नींव है हमारे देश का, उसको खोदने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं ना कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, ये वही काम कर रहे हैं। तो जो देश, जब मैं कह रहा हूं जो देश, मेरा मतलब भारत से ये मतलब है कि भारत जैसा कोई भी देश जिसमें विश्व शक्ति बनने की ताकत हो, जिसमें वो कैपेबिलिटी हो कि वो ग्लोबल पावर बने, लेकिन अगर उनको रोकना है भारत को, तो कैसे रोकेंगे? ऐसे रोकेंगे कि भारत के अंदर इतनी समस्या पैदा कर लो कि भारत अंदर ही अंदर देखते रहे कि हाँ यहां पे ये हो गया, आजकल ये हो गया, परसों ये हो गया, इधर ये हो गया। जब भारत इन्हीं सब चीजों से जूझता रहेगा तो भारत फिर महाशक्ति कैसे बनेगा? यही फॉर्मूला जो चाइना और पाकिस्तान ने भारत पे इस्तेमाल करा है, यही फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है चीन के खिलाफ। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। चीन जो इतना चौधरी बनता है,
ये मालदीव्स में ये कर दिया, अफ्रीका में इतना ये कर दिया, पाकिस्तान में ये कर दिया, श्रीलंका में हनुमनटोटा पोर्ट है, मलाका स्ट्रेट्स में ये ड्रामा चल रहा है उनका, साउथ चाइना सी इधर आंखें दिखा रहा है जापान को, ऑस्ट्रेलिया से तू मैं चल रही है, दुनिया भर में चीन की जो चौधराहट चल रही है ये कम कैसे होगी? ये कम तब होगी, ये कम खत्म, मैं कह रहा हूं कम भी नहीं, ये खत्म तब होगी जब चीन के अंदर छोटी छोटी आग लगेंगी। बड़ी आग की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसमें छोटी छोटी आग लगेंगी चीन के अंदर। ये डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की मूवमेंट चाइना के अंदर, छोटी छोटी चीज जैसे हांगकांग में चल रहा है, ऐसे हजारों हांगकांग चीन के अंदर होने चाहिए। पाकिस्तान को छोड़िए, उसको डब्बा केस है, इट्स अ बास्केट केस, वो खुद इंप्लोड कर जाएगा। लेकिन आप खुद सोचिए ना, आपने हर समय पाकिस्तान को दुश्मन माना है भी, लेकिन आपने चाइना को इग्नोर कर दिया। आपने चाइना को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। 17 कोर एक है पानागढ़ में, और 17 कोर के अलावा आपका कोई कोर नहीं है, और 17 कोर को भी फुली इफेक्टिव एज अ स्ट्राइक कोर फंक्शनल होने में कुछ साल हैं, समय लगेगा। सरकार है कर रही है, लेकिन समय लगता है हर चीज में, इसमें भी समय लगेगा। सोचिए आप कैसे होगा, किस तरीके से होगा ये। हमें सबसे बड़ी चीज है कि चीन के अंदर इतने हांगकांग पैदा कर दो। जब मैं हांगकांग कहता हूं, हांगकांग से मेरा मतलब क्या है? हांगकांग से मेरा मतलब यह है कि वहां पे फसाद चल रहे हैं। जैसे आपके यहां होता है ना शाहीन बाग, अचानक होता है शाहीन बाग और खत्म हो जाता है। अचानक फार्मर्स प्रोटेस्ट में है, जो कि ठीक है, फार्मर्स प्रोटेस्ट को फिर कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, फार्मर्स का पूरा हक है, हमारे भाई हैं, वो प्रोटेस्ट करें, सरकार को उनकी सुननी भी चाहिए। लेकिन ये खालिस्तानी बीच में आ जाते हैं ना, जो ट्रैक्टर लेके, तलवार लेके चढ़ जाएंगे लाल किले पे, तिरंगा, ये ड्रामा कहां से होता है? और अचानक साहब, अचानक 26 जनवरी की रात को सारे के सारे खालिस्तानी गायब। अब दिख रहा है को खालिस्तानी यहां पे? अब सुनाई दे रहे हैं आपको जैजी बी के गाने चलते हुए ट्रैक्टरों से? कहां गए वो गाने जैजी बी के? तो ये होता है जब बाहरी ताकतें आती हैं और आपके देश को अंदर से इतना कमजोर कर देती हैं कि आप फिर बाहर, आप चाइना के साथ आपको डील करना है, इंडिया के अंदर थोड़ा ना डील करना है। आपको तो अफ्रीका में डील करना है चाइना के साथ, आपको यूरोप में लड़ाई लड़नी है चाइना के साथ। चाइना का जो इन्फ्लुएंस आपको काउंटर करना है, आपको सेंट्रल एशिया में काउंटर करना है, आपको अफगानिस्तान में काउंटर करना है। पर कैसे करेंगे साहब? आपको तो कश्मीर से ही फुर्सत नहीं है, आपको लाइन ऑफ कंट्रोल से फुर्सत नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से फुर्सत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं जरा ये नोट करिए, खुद नोट करिए कितने स्टेट्स हैं इंडिया में, और फिर नोट करिए कि कब कब चुनाव होते हैं और उनको डिवाइड करिए। नंबर ऑफ स्टेट्स एंड नंबर ऑफ ईयर्स, कि एक स्टेट गवर्नमेंट कितने साल के लिए चलती है, उनको डिवाइड करिए। आपको ये पता लगेगा कि हर 2.5-3 महीने में भारत में चुनाव होते हैं। दोस्तों, यह मुल्क कैसे सुपर पावर बनेगा अगर हर 2.5-3 महीने में यहां पे चुनाव हो रहा है? यहां पे 24 घंटे एक मेले की तरह चुनाव ही होते रहते हैं यहां पे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि चुनाव खत्म करिए, ये नहीं कह रहा, चुनाव बिल्कुल होने चाहिए। कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार चुनाव हो और फिर 5 साल के लिए छुट्टी या 4 साल के लिए छुट्टी? क्योंकि अब पार्टी लड़ेगी तो उसमें प्रधानमंत्री जी भी जाएंगे, उसमें सब लोग जाएंगे, उसमें ऑपोजिशन वाली पार्टी जाएंगी, सब लोग जाएंगे चुनाव में। भाई चुनाव का नेचर ऐसा है, क्योंकि यू फाइट इलेक्शंस टू विन इलेक्शंस, यू डोंट फाइट इलेक्शंस टू लूज इलेक्शंस। दोस्तों, आप चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए, आप हारने के लिए थोड़ा ना लड़ते हैं चुनाव। फिर बताइए, जब आपको हर 2.5-3 महीने चुनाव लड़ने हैं तो फिर फॉरेन पॉलिसी का क्या है? और फॉरेन पॉलिसी काफी कामयाब फॉरेन पॉलिसी है हमारी, ऐसी बात नहीं है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हैव अ वेरी सक्सेसफुल एंड रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी। लेकिन अगर आपको चीन को काउंटर करना है तो आपको चीन के अंदर हजारों हांगकांग पैदा करने होंगे, ये सबसे जरूरी बात है। एक और बात मैं आपको कहता चलूं दोस्तों, ये 2022 के विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं बीजिंग में, जो कि चाइना की कैपिटल है, और काफी ह्यूमन राइट्स बॉडी प्रोटेस्ट कर रही हैं कि चीन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि विगर मुसलमानों को, उन्होंने 15 लाख विगर मुसलमानों को जेल में डाल दिया। मैं पहले भी बता चुका हूं डिफेंस ऑफेंस के प्लेटफॉर्म में कि 3 साल के बच्चे, 3 साल का बच्चा, ये मैंने डॉक्यूमेंट्री में खुद देखा है, 3 साल के बच्चे से पूछा होगा किसी ने, जो वहां पे सर्वे वर्वे करने आते हैं चाइनीज शिंजियांग प्रोविंस में, तो उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो छोटे बच्चे ने बोला मेरा नाम मोहम्मद है, उसको जेल में डाल दिया। 3 साल के बच्चे का नाम मोहम्मद है, उसको जेल में डाल दिया। उसका जुर्म यह है कि उसका नाम मोहम्मद है, वो मुसलमान है, उसको जेल में डाल दिया, है ना। और ऐसे चीन की चाकरी करता है पाकिस्तान,
और बड़े गर्व के साथ, बड़े फख्र के साथ अपने नाम के आगे लिखता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये मुसलमानों के रहनुमा है, एटम बम है इनके पास। इनके पास एटम बम है, अकल 2 रुपए की नहीं है, ठीक है, और गुर्दा तो चवन्नी का नहीं है इनके पास, लेकिन मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं पाकिस्तानी। तो ये इनका किरदार है, ये इनकी असलियत है। देखिए, हमें इस पे इन्वेस्ट करना होगा कि किसी तरीके से 2022 विंटर ओलंपिक गेम्स चाइना में दुनिया भर में प्रोटेस्ट्स हों इसके खिलाफ। जितने भी चाइनीज एम्बेसीज हैं दुनिया भर में, उनके सामने झंडा लेके, अलग अलग, भारतीय नहीं, पूरे दुनिया में लोग उनके सामने पहुंचे और उनको बोलो कि तुम छोड़ो, तुमने 15 लाख मुसलमानों को जेल में क्यों डाला है, क्यों डाला है उनको जेल में। और अगर कोई ईरानी, मैं जानता हूं मेरे ईरानी भाई हैं, आप हिंदी फिल्में देखते हैं और मैं जो कह रहा हूं आप समझते हैं, आप टूटी फूटी हिंदी बोलते भी हैं फोन पे मेरे साथ। मैं आपका नाम नहीं लूंगा, जो आप में से जर्नलिस्ट हैं, जो ड्राई फ्रूट के ट्रेडर्स हैं, मेरे संपर्क में हैं, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। चाइना आपके मुल्क में इन्वेस्ट कर रहा है $400 बिलियन, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, ठीक है साहब। दुनिया ने आपको बॉयकॉट कर दिया, दुनिया कहती है आपसे तेल नहीं खरीदेंगे, सबसे बड़ा प्रोडक्ट आपका वही है ऑयल, चाइना आपसे खरीदेगा। लेकिन आप भी इस्लामिक मुल्क हैं। चीन ने पाकिस्तान में क्या करा? चीन ने पाकिस्तान में बलूचिस्तान में एक शराब की फैक्ट्री खोल दी, इस्लामिक रिपब्लिक के बीच में, और चीन ने बोला सब शराब पियो, मस्त रहो, शराब पियो, मस्त रहो, हाका नूडल खाओ, क्या फर्क पड़ता है। और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने बोला कि बिल्कुल एकदम डन, आप चाइनीज हैं साहब, बिस्मिल्लाह करिए, आप जाइए दारू की फैक्ट्री खोलिए, यही आपके साथ करेंगे। आपको लगता है $400 बिलियन आपके मुल्क में आएंगे, मुफ्त में आएंगे? $400 बिलियन चाइना फ्री में देगा? चाइना अपने पैर के जूते के नीचे रखेगा ईरान को, रगड़ देगा जब उसका मन चाहेगा, वो अपनी मनमानी करेगा, क्योंकि वो आपका तेल ले रहा है, ऑयल ले रहा है, क्योंकि वो ऑयल और कोई मुल्क ले नहीं सकता, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं भाई, ईरान के ऊपर, आपके ऊपर सैंक्शंस हैं। इसलिए बहुत जरूरी है चाइना के ऊपर नकेल कसना, हर जगह से चाइना की घेराबंदी। में फिर बात कर रहा हूं वही बात जो जॉर्ज फर्नांडिस जी ने कही थी 1998, 97, मुझे साल याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बात कही थी, मुझे पक्का याद है, क्योंकि मुझे पता था। उस वक्त हमारी यूनिट जेएनके में थी और तब मैंने खबर खुद पढ़ी थी, मुझे आज भी याद है, आप इंटरनेट पर सर्च करिएगा आपको मिलेगा, जहां पे उन्होंने बोला था कि रियल थ्रेट इज चाइना नॉट पाकिस्तान। उस समय मैं भी बड़ा सरप्राइज था। हम लोग तो वहां पे थे, वी वर फेसिंग द पाकिस्तानीज। हमने बोला साहब ये डिफेंस मिनिस्टर साहब ये क्या बोल रहे हैं। आज जब थोड़ा सा और पढ़ लिख गए, थोड़ा सा बचपना चला गया, थोड़ा सा अकल आ गई, थोड़ा ज़्यादा नहीं आई, थोड़ी बहुत अकल आ गई, तो आज ये एहसास होता है कि जॉर्ज फर्नांडिस जी ने जो बात जो कही थी इतने साल पहले, उन्होंने गलत बात नहीं कही थी, उन्होंने बिल्कुल सही बात करी थी। और हमारे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को अब ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान विल इम्प्लोड, पाकिस्तान तो खत्म केस है। पाकिस्तान को मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, पाकिस्तान को नॉर्मल कंट्री, नॉर्मल मुल्क कोई भी इदारा बना नहीं सकता। वर्ल्ड बैंक अपना पैसा डाल दे, कोई पैसा, पाकिस्तान का पूरा अशराफिया जो टॉप क्रीम है सबका सब बाहर है, पाकिस्तान में कोई नहीं, क्योंकि उनको खुद पता है ना। आप बताइए, मोईद यूसुफ है, अपने आप को जो पाकिस्तान का एनएसए कहता है, मोईद यूसुफ, वो खुद पाकिस्तानी नहीं है। एनएसए बोलता है अपने आप को कि मैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हूं, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हूं, वो खुद अमेरिकन सिटीजन है। इनके आधे कैबिनेट वालों के पास तो साहब बाहर के पासपोर्ट हैं, इनके डुअल पासपोर्ट सिस्टम है पाकिस्तान में। और मोईद यूसुफ ने तो डुअल पासपोर्ट की भी शर्म नहीं करी, उसने बोला डायरेक्ट अमेरिकन ही इंपोर्ट करके लगा दो यहां पे। तो ये चल रहा है वहां पे, क्योंकि वहां पे जो लीडर्स हैं, ये बहुत जरूरी बात है, मैं रेटोरिकली आपको नहीं बोल रहा हूं, बहुत जरूरी है बात आपको ये समझनी कि वहां पे जो टॉप क्रीम है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान को रन कर रहा है, वो खुद पाकिस्तान पे विश्वास नहीं करता। वहां पे जो टॉप लोग हैं वो खुद पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करते, दे डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करते। इसीलिए सबके बच्चे बाहर, सबके असासे बाहर, सबका असेट्स हैं जो, सबका पैसा, सबके बैंक बैलेंस, एवरीथिंग आउटसाइड पाकिस्तान, सब कुछ बाहर है। तो पाकिस्तान से इतना हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान के लिए हम कुछ ज्यादा प्लान करें, लेकिन जो हमारी 3 स्ट्राइक कोर ना फेसिंग पाकिस्तान, हमें यह सोचना पड़ेगा कि वी शुड हैव 5 स्ट्राइक कोर्स फेसिंग चाइना। और सिर्फ मिलिट्री नहीं,
डिप्लोमैटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, इन एवरी स्फेयर यू हैव टू गेट डाउन एंड काउंटर चाइना। क्वाड एक शुरुआत है, लेकिन क्वाड एक मिलीजुली सरकार है 4-5 लोगों की, बहुत इफेक्टिव है वो। मिलीजुली सरकार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम एक मुहावरतन बात कह रहा हूं, आपको मुहावरे के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वाड जो है इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन इंडिया को अपने हिसाब से भी चाइना को काउंटर करना जरूरी है। चाइना को कभी रहम नहीं आएगा किसी भी, इट्स लाइक अ फ्लैश ईटिंग मॉन्स्टर। मैं चाइना कई बार जा चुका हूं, आई हैव बीन टू चाइना मेनी टाइम्स, और मैं चाइनीज लोग बड़े अच्छे हैं, मेरे दोस्त भी हैं चाइनीज, लोग बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो बहुत जालिम है, बहुत जालिम है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, एक उदाहरण देता हूं आपको, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो सरकार है जब इनका सिंगल चाइल्ड पॉलिसी थी कि एक कपल का एक ही बच्चा होगा, इन्होंने अगर कोई महिला गर्भवती हो जाती थी, प्रेग्नेंट हो जाती थी, तो उसको चाइनीज पुलिस जबरदस्ती पकड़ के ले जाती थी अस्पताल और उसका अबॉर्शन करवा देती थी, चाहे उसमें मां मर जाए, बच्चा मर जाए। बच्चा तो मर ही जाता, खैर उसमें मां मर जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार हो गया हुक्म, एक ही बच्चा होगा, एक ही बच्चा होगा। इतने जालिम लोग हैं। आप ऐसी जालिम हुकूमत के साथ डील कर रहे हैं, कैसे डील करना है ये आपके ऊपर है। चीन के भोंपू जो हर समय ये कहते हैं कि साहब चीन की ना बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा आर्मी है, चीन का ना साइबर सेल इतना तगड़ा है, साइबर फोर्स चीन की इतनी तगड़ी है कि तुम देखना, तुम कभी मैच नहीं कर सकते। क्यों नहीं मैच कर सकते यार? आईटी इंडस्ट्री हम ओन करते हैं पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया की। नाम लेना जरा एक चाइनीज सीईओ का, किसी बड़ी आईटी कंपनी का, ठीक है, होगा कोई एक आता, पर ज्यादातर कौन है? हिंदुस्तानी है। आईटी की फील्ड में, साइबर की फील्ड में वी आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। क्या पॉपुलेशन है चाइना की? 1.5 बिलियन। हमारी कितनी? 1.3 बिलियन। कितने का? 20 करोड़ का फर्क है मोटा मोटी। इट्स नॉट सो बिग डील। ऐसा कोई चीन का नहीं है। बस चीन का ये है कि फोकस चाइना का क्लियर है, चीन को पता है चीन क्या कर रहा है। हम लोग कभी यहां चले जाते हैं, कभी वहां चले जाते हैं, हम लोग अपना फोकस रखें। क्या क्या प्रॉब्लम है चाइना? तो ये सब चीजें कि चाइना आएगा, चाइना खाएगा, ये करेगा, ये सब र्यूमर ना फैलाएं, ठीक है। मनोबल हमारा सॉलिड है, मोरल हमारा सॉलिड है। किसी का बाप यहां पे चीनी जो है ना को कुछ नहीं कर सकता। सबक हमने सिखा दिया चाइना को। लेकिन मैं आज फिर आपसे कह रहा हूं, चीन अगले साल दोबारा आएगा, चीन दोबारा आएगा, और चीन आता रहेगा जब तक आप चीन के अंदर इतनी समस्याएं, मेनलैंड चाइना के अंदर इतनी समस्याएं पैदा ना कर दें कि चाइना इधर देखना बंद कर दे भारत की ओर, बस अंदर ही देखता रहे। कभी बोले इस प्रोविंस में आग लग गई, कभी यहां पे ये प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चल गई, यहां पे ये हो गया। इसके साथ ही चाइनीज आर्मी जूझती रहे। जब अपने अंदरूनी मसलों के साथ चाइनीज आर्मी जूझती रहेगी तो भारत की ओर नहीं देखेगी। फिर वो भूल जाएंगे कि गलवान कहां पे है और दौलत बेग ओल्डी कहां पे और देप्सांग कहां पे, फिर वो लोग भूल जाएंगे। तो ये समस्या खड़ी करनी पड़ेगी चीन के अंदर।